नमस्कार। चलिए आज भारत के जन्म की कहानी को समझते हैं। ये सिर्फ कुछ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उन 50 सालों का सफर है 1901 से 1950 तक, जिसमें विरोध की छोटी छोटी चिंगारियां आज़ादी की एक बड़ी आग में बदल गईं और एक पुराने साम्राज्य के खंडरों पर एक नए गणतंत्र का जन्म हुआ। तो इस पूरी कहानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इस आधी सदी को 5 हिस्सों में बांटकर देखना। हर दशक अपने आप में एक नया मोड़ था जिसने आजादी की लड़ाई की पूरी दिशा ही बदल दी। तो ये है हमारा रोड मैप। हम देखेंगे कि कैसे शुरुआत में विरोध की जो बिखरी हुई आवाजें थीं, वो धीरे धीरे एक होकर आज़ादी के एक मजबूत नारे में बदल गईं। हमारी कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की दहलीज पर। एक तरफ भारतीयों में एक देश होने की भावना जाग रही थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत अपनी सबसे शातिर चाल चल रही थी, फूट डालो और राज करो। 1905 में बंगाल का बंटवारा ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं था। असल में बंगाल उस वक्त भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ था। तो इस बंटवारे का असली मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। इस एक कदम ने पूरे देश में विरोध की ऐसी आग भड़का दी जिसे हम सब स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन के अंदर भी एक बहस चल रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो सोच थी। एक तरफ थे नरम दल के लोग जो मानते थे कि अर्जियों और सुधारों से बदलाव आएगा, और दूसरी तरफ थे गरम दल जिनका साफ कहना था कि आज़ादी मांगने से नहीं बल्कि सीधे विरोध और आत्मनिर्भरता से ही मिलेगी। और ये देखिए, अंग्रेजों की एक और चाल, अलग निर्वाचक मंडल। इसका सीधा मतलब था कि मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकते थे। इसने भारतीय समाज में राजनीतिक बंटवारे के ऐसे बीज बो दिए जिसका नतीजा बहुत भयानक होने वाला था। खैर, अब देखते हैं कि कैसे एक नए लीडर के आने से इस लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल गया। इस दूसरे दशक में स्टेज पर एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जो कहानी का रुख बदलने वाला था, महात्मा गांधी, जो 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी अपने साथ एक बिल्कुल नया हथियार लेकर आए थे जिसने आजादी की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया। सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह। ये कोई तोप या बंदूक नहीं, बल्कि सच और अहिंसा की ताकत थी, और यही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनका सबसे बड़ा हथियार बना। भारत की जमीन पर उन्होंने अपने इस तरीके को 3 बार आजमाया। चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए, खेड़ा में फसल बर्बाद होने से परेशान किसानों के साथ, और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक के लिए। इन तीनों कामयाब आंदोलनों ने ये साबित कर दिया कि सत्याग्रह में आम लोगों को जोड़ने और बड़ी से बड़ी सत्ता को झुकाने की जबरदस्त ताकत है। लेकिन 1919 का साल बहुत दर्दनाक रहा। अंग्रेजों ने एक बहुत ही दमनकारी कानून, रॉलेट एक्ट, लागू किया, जिसके विरोध का अंत जलियांवाला बाग के भयानक हत्याकांड से हुआ। इस क्रूरता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा मोड़ था जिसके बाद 1920 में पूरे देश में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। अब आंदोलन का मकसद और साफ हो गया। अब बात सिर्फ कुछ सुधारों की नहीं थी, बल्कि अब मांग थी पूरी आज़ादी की। तो हुआ ये कि 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के भविष्य पर फैसला करने के लिए कमीशन भेजा। लेकिन मजे की बात ये थी कि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो पूरे देश ने एक आवाज में जवाब दिया, साइमन गो बैक। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पैगाम था कि भारत अपना फैसला खुद करेगा। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया, 1929 का लाहौर सेशन। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार अपना लक्ष्य साफ साफ घोषित किया, पूर्ण स्वराज। मतलब अब कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, कोई आधा अधूरा राज नहीं, बल्कि चाहिए तो सिर्फ पूरी आज़ादी। इस दशक में लोगों की ताकत अपने चरम पर थी, और इसी ताकत ने अंग्रेजों को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। 1930 में गांधी जी ने एक बहुत ही आम सी चीज को विरोध का प्रतीक बनाया, नमक। उन्होंने नमक पर लगे अंग्रेजी टैक्स के खिलाफ 240 मील लंबी दांडी यात्रा की। सोचिए, बस एक चुटकी नमक उठाकर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो इतने सालों के विरोध के बाद अब सवाल ये था कि क्या ब्रिटेन आखिरकार सत्ता छोड़ने के लिए तैयार था? इसका जवाब कुछ हद तक हाँ में मिला।
1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसने प्रांतों को काफी हद तक अपना शासन चलाने का अधिकार दिया। ये एक बड़ी जीत थी, लेकिन ये पूरी कहानी तब रुक गई जब 1939 में ब्रिटेन ने करोड़ों भारतीयों से बिना पूछे उन्हें दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे नाटकीय दौर में, आज़ादी के लिए आखिरी जंग और उसके साथ आई बड़ी बड़ी चुनौतियां। याद है 1909 के वो अलग निर्वाचक मंडल वाले बीज? अब वो एक बड़ा पेड़ बन चुके थे। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक अलग देश, पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास कर दिया, और ये मांग सिर्फ 7 साल बाद एक दर्दनाक हकीकत बन गई। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के साथ देश को एक आखिरी और सबसे शक्तिशाली नारा दिया, करो या मरो। ये अंग्रेजी राज को खत्म करने के लिए आखिरी जन आंदोलन था। और आखिरकार लंबा संघर्ष अपनी मंजिल पर पहुंचा। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन साथ में बंटवारे का गहरा जख्म भी। अगले ही साल देश ने अपने राष्ट्रपिता को खो दिया। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद 1949 में भारत का संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपूर्ण गणराज्य बन गया। तो इन 50 सालों की लड़ाई का आज के भारत के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं है। एकता और बंटवारे का वो संघर्ष, कुर्बानी और देश बनाने की वो कहानी आज भी भारत की पहचान का हिस्सा है। ये हमें याद दिलाती है कि आज़ादी एक मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफ़र है। सवाल ये है कि